हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौड़ कहीं पर स्वागत है। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री का जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कंप्लीट क्वांटम केमिस्ट्री को, उसका 1 पार्ट हमने 9 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और साथ ही में उस सॉल्यूशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको यूज में लेते हुए जो एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे, जिन एप्लीकेशंस के अंदर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को काम में लेंगे, उनके बारे में हम इस सेकंड पार्ट के अंदर अब डिस्कस करेंगे। अभी जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम एप्लीकेशन पार्ट लेंगे, जिसमें आपकी बॉक्स है, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, SHO है, रिजिड रोटर है, हाइड्रोजन एटम है। ये सब क्या एप्लीकेशन पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, इसको यूज में लेते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, वेव फंक्शन किस प्रकार से जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 1D बॉक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है CSIR नेट के लिए। बेसिकली यहां से 100% एक सवाल बनता ही है। किस प्रकार से बनता है, अपन मैक्सिमम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उस बेस पर हम क्वेश्चंस को किस प्रकार से इजीली सोल्व करते हैं वो सब चीज यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी। श्रोडिंगर वेव जो इक्वेशन थी, इसके लिए हम कहते हैं, इसके हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ये क्या करता है, मोशन करता है, जिसके पास अपनी खुद की क्या होती है, वेव नेचर होती है। उस वेव नेचर की मतलब क्या होगा कि वो अपनी वेव प्रॉपर्टीज क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। और वेव प्रॉपर्टी जो एसोसिएट करता है तो उसके लिए क्या होगा कि एक वेव फंक्शन क्या होगा, जनरेट होगा। उसके लिए क्या बनेगा, एक वेव फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब ये जो वेव फंक्शन बना, ये वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसके लिए क्या है कि श्रोडिंगर ने एक अपनी वेव इक्वेशन प्रपोज किया था। और उस जब वेव इक्वेशन जो प्रपोज किया है श्रोडिंगर ने, उसमें यह कहा कि इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन से हम पार्टिकल को कोई भी वेव फंक्शन मिले वो उसकी पार्टिकल की कंप्लीट नॉलेज उस वेव फंक्शन के अंदर होगी। क्या कहा उसने, ये कहा कोई भी अपना एक पार्टिकल लिया माइक्रोस्कोपिक, उसकी एक वेव नेचर होगी जिसकी वजह से उसका क्या होगा, एक वेव फंक्शन जनरेट होगा। वो वेव फंक्शन का सॉल्यूशन किससे आएगा, वेव श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन है उससे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन आ गया, वो वेव फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पार्टिकल की जितनी भी प्रॉपर्टी है या उसकी कंप्लीट नॉलेज उस वेव फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होगी। कैसे होगी वो सब मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इससे लिए हम क्या है कि सबसे पहले इसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की लेंगे। ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए हम कौन सी थ्योरी काम में लेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव की इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखना वेव फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे। कैसे करेंगे, 1 बाय हम डिस्कस करते हैं। चलिए अब ध्यान दे देखना कि आपका ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है कि आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन को क्या करती है, फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन, आइगन वैल्यू आइगन इक्वेशन को फॉलो करती है। किस प्रकार से फॉलो करती है कि सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि हमने पढ़ा है अब तक कि एक ऑपरेटर है A, वो क्या करता है, इस फंक्शन साई को ऑपरेट करेगा। तो हमको क्या है कि फंक्शन मिलेगा विदाउट लॉस योर आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी लॉस किए बिना फंक्शन मिले। और उसके साथ में कनेक्टेड यदि आपको एक कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आपकी आइगन वैल्यू होती है और आपका जो फंक्शन होता है वो आइगन फंक्शन होता है। यहां तक हमने आइगन वैल्यू आपके इक्वेशन के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है कि यदि कोई फंक्शन साई किसी ऑपरेटर ए से ऑपरेट किया जाए और उस दौरान जो अपने को रिजल्टेंट मिले उसमें आपको सेम फंक्शन मिले विदाउट लॉस योर आइडेंटिटी, और उसके साथ एक कोरस्पॉन्डिंग अपने को कांस्टेंट एंटिटी मिलती है, तो वो कांस्टेंट एंटिटी या कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाती है। और आपका जो साई है, जो फंक्शन है, वो आपका आइगन फंक्शन कहलाता है। ये तो आपने बात करी, लेकिन ये जब मैं बात करता हूं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में 1D बॉक्स में जब जाता हूं तो वहां पर जैसे मेरे को एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो एनर्जी के लिए हमको क्या पता है कि एनर्जी के लिए आपको ये एनर्जी निकलनी है
तो एनर्जी का जो कोरोस्पोंडिंग फंक्शन होता है, ये मैं आपको ऑपरेटर अलजेब्रा के अंदर बताया था कि एनर्जी के लिए जो आपका वेव ऑपरेटर होता है वो होता है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ध्यान क्या देखना है कि ये जो आपका निकल के आया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये भी क्या है? आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से हम ड्राइव करते हैं उसको समझिएगा। हम जानते हैं कि ये जो आपका एच ऑपरेटर है या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किस प्रकार से लिखा जाता है, ये मैंने आपको जब ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा रहा था तो मैं आपको समझाया था कि यहां पर ये जो एच है इसको हम लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m लैप्लेसियन स्क्वायर प्लस v। ये मैंने लिखा 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए। 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए यही लिखता हूं मैं। चलिए अब ध्यान से देखना, आपको ये पता है जो लैप्लेसियन जो लिखा है ये भी किस प्रकार से इंडिकेट करता है उसको समझिए। यहां पर ये जो लैप्लेसियन है इसको मैं किस प्रकार से लिखता हूं, इसको लिखता हूं मैं 3 कोऑर्डिनेट के लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में लिखते हैं हम, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक आपको? चलिए अब देखिए, ये हो गया आपका 3 कोऑर्डिनेशन के लिए लैप्लेसन ऑफ। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर जो ये V है जिसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी कही है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में होगी? Vx प्लस Vy प्लस Vz। ऑल 3 डायरेक्शन या 3 कोऑर्डिनेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मेट में होगी। ये आपको नोटेशन समझ में आ गया किस फॉर्म में था? अब समझिए, अब क्या समझना है? अब यदि इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं तो इस इक्वेशन में ये डाटा फिल करता हूं और डाटा जब लिखता हूं तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। यहां मैं लिखता हूं डेल स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू ई साई। यही लिखूंगा मैं, यहां पर यही लिखूंगा, समझिएगा। अब क्या होता है कि इसमें साई को मैं अंदर की दोनों टर्म के साथ क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका एच कट स्क्वायर बाई 2m साई प्लस यहां पर ये लैप्लेसन स्क्वायर, यहां आ जाएगा v साई इज इक्वल टू ई साई। यहां तक बात क्लियर है? यहां से यदि मैं v साई को इस तरफ लेके जाता हूं तो आपका क्या निकल के आएगा? एच कट स्क्वायर बाई 2m लैप्लेसन का स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई माइनस v साई। क्योंकि v साई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और दोनों में साई साई कॉमन है, साई कॉमन ले लेंगे तो e माइनस वी आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है मेरी? कंप्लीट बात यहां समझ में आ रही है? अब यहां से देखना कि ये वाली जो टर्म है आपकी माइनस एच के स्क्वायर बाई 2m, यदि मैं इसको लेकर जाता हूं तो ये रेसिप्रोकल होकर के इधर आ जाएगी। रेसिप्रोकल होकर आएगी तो डेल स्क्वायर साई क्या निकल के आ जाएगा? माइनस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई। यही निकल के आएगी। जब ये टर्म इधर आएगी इसके तो ये क्या हो जाएगा? 2m अपॉन एच कट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब समझिए, अब ये पूरी टर्म जो आई है इसको मैं इसके साथ लिंक करता हूं तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यही लिखते हैं हम। और ध्यान दीजिएगा यहां पे आकर के कि ये जो आपका रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर 2, ये आपका क्या कहलाता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का थोड़ा मॉडिफाई रूप। ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है लेकिन इन टर्म्स ऑफ h अपॉन 2 पाई लैप्लेसियन ऑपरेटर, इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आता है इस प्रकार से। ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए कहलाता है? 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए कहलाता है। क्लियर है? अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है इसको हम एप्लीकेशन पार्ट जो है इसका बॉक्स के अंदर अप्लाई करते हैं और उसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम वेव फंक्शन डिटरमाइन करेंगे जो उस पार्टिकल के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी है उस कंप्लीट प्रॉपर्टी को क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। किस प्रकार से करेगा ये हम अब डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज आपको ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो आपको समझना जरूरी था किस प्रकार से आता है। यहां तक आपको बात क्लियर है? यहां तक आपको बात क्लियर होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं किसकी? पार्टिकल इन बॉक्स। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट की बात कर रहा हूं किसकी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो अपना अगला जो हेडिंग है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है।
वो है आपका पार्टिकल इन 1D बॉक्स। ध्यान से समझिएगा, पार्टिकल इन द 1D बॉक्स। हाइपोथेटिकल मान के चलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जो इसमें लेंगे। क्या है समझने की चीज है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले थ्योरेटिकल पार्ट एक बार मैं आपके दिमाग में फिट करता हूं कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। पहले वो पोर्शन हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम 1 बाय 1 इसकी प्रॉपर्टीज, जो इसके फीचर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि आपका यदि कोई पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, वो कोई पार्टिकल है आपका, वो मोशन कर रहा है। क्लियर है यहां तक बात? क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। और मोशन भी कौन सा वाला कर रहा है? वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि यदि आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है, वो भी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या स्टडी करने के लिए कौन सा सिस्टम या कौन सा मॉडल काम में लेते हैं? हम उसकी स्टडी करने के लिए लेते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स। बॉक्स को काम में लेकर के हम उस पार्टिकल की ऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। कब? जब आपका कोई पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो मोशन कौन सा वाला कर रहा है? आपका ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात आपकी क्लियर है मेरी? ठीक है, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम जाएंगे, ये सब चीज रोटेशन होगी तो अब हम SHO में, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का वेव फंक्शन जनरेट करेगा, किस प्रकार की प्रॉपर्टी, किस प्रकार का एप्लीकेशन पार्ट बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर पार्टिकल 1D बॉक्स की बात कर रहा हूं, तो पार्टिकल जो है आपका मोशन कौन सा करना चाहिए? ट्रांसलेशनल मोशन करना चाहिए। अब यहां से हम थोड़ा सा मूव करते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, और आपका एग्जाम्पल जो है वो क्या है उसको समझिएगा। एग्जाम्पल है आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या है आपका? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए? पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए। और ये क्या कहता है, सबसे पहले उसको समझिएगा। क्या कहता है उसको समझिएगा। ये कहता है कि आपका ये एक आपका क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइज कर रहा है। किस प्रकार से डीलोकलाइज कर रहा है? इस प्रकार से। किस प्रकार से? समझिए, ये आपका क्या है? यहां से ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है। बात समझिएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, रेगुलर क्या कर रहा है? ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है उसको समझना, कि कंडीशन ये है कि इस सिस्टम से, जो मैंने यहां पे बुटाडाइन सिस्टम लिया, इस सिस्टम से आपका इलेक्ट्रॉन जो यहां डीलोकलाइजेशन कर रहा है, वो सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहा है, सिस्टम के अंदर ही कर रहा है। क्या? डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट या मोशन कहां कर रहा है? केवल और केवल सिस्टम के अंदर कर रहा है, सिस्टम को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है। ये चीज आपको दिमाग में रखना, ठीक है? कब तक नहीं जाएगा? जब तक कोई अपन इसके ऊपर एक्सटर्नल रिएजेंट का अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये केवल अंदर ही अंदर क्या करेगा? इस सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही क्या करेगा? मोशन करेगा। कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, कुछ कंडीशंस होती है, और रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन क्या है उनको समझिएगा। 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन तो यह है कि जो आपका पार्टिकल है वो सिस्टम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सिस्टम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब कि ये आपका सिस्टम है, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में ये क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट कर रहा है या मोशन कर रहा है। तो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में ही आपका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, इसी के बीच में इसका रोटेशन होना चाहिए, इसी के बीच में इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसलेशनल मोशन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है इसकी। दूसरी क्या है कि आपकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ कार्बन टू कार्बन जो है, वो जब डीलोकलाइज करेगा वो मोशन कौन सा होना चाहिए? ट्रांसलेशन। किस प्रकार से? देखिए, जिस लेंथ का ये है उसी लेंथ का मैं क्या लेता हूं? एक बॉक्स लेता हूं।
ये आपका बॉक्स है, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है 0 to L। क्या लेंथ है इसकी 0 to L, ठीक है। जितनी लेंथ इसकी उसी लेंथ का मैंने यहां पर एक बॉक्स लिया, और इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन यहां मोशन करा, वो इलेक्ट्रॉन यहां भी क्या करेगा, मोशन करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या करेगा यहां पर, मोशन करेगा। कौन सा वाला करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। तो यदि मुझे बॉक्स की स्टडी करनी है तो सेम वही कंडीशन यहां पर बॉक्स में लगानी पड़ेगी, जो मैंने इसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि रोटेशन इस कार्बन टू कार्बन के बीच, और जो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है वो केवल किसके बीच होना चाहिए, इस कार्बन से इस कार्बन। मतलब आपका यहां पर ये जो पार्टिकल है या जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, जिसको मैंने कहा आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये इस 0 to L लेंथ के बॉक्स के अंदर ही क्या करना चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है समझ लो, वो है जैसे आपको मैं बताऊं कि आपको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि ये आपका एक गिलास लिया मैंने, क्या लिया आपका गिलास, और इस गिलास के अंदर मैंने ली बॉल। क्या ली मैंने, बॉल। और जब मैं इस गिलास को सेक करता हूं, इस तरीके से मैं इसको घुमाता हूं, तो बॉल एक लिमिट के बाद में यहां से क्या हो जाती है, बाहर की तरफ क्या कर जाती है, जंप कर जाती है, बाउंस कर जाती है। क्या कर जाएगी, बॉल बाउंस कर जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, बाउंसिंग हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? कि गिलास के अंदर जब बॉल है तो उसको मैं इस तरीके से रोटेशन कराता हूं, इस तरीके से मैं मूवमेंट कराता हूं, तो वो एक लिमिट के बाद में क्या हो जाएगी, बाउंस होकर के बाहर निकल जाएगी। तो हमको इस रेस्ट्रिक्शन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका ये जो बॉक्स है, ये जो मैंने बॉक्स आपका बनाया है, इस बॉक्स में क्या करेगा, ये पार्टिकल भी मूव करेगा, और मूवमेंट के बाद में हो सकता है इस बॉक्स को क्रॉस करके निकल जाए। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है, मुझे क्या लेनी पड़ेगी, इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, इनफाइनाइट लेनी पड़ेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है उसको समझो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी मान लीजिए क्या है, ई एनर्जी है, और ये वाली ये आपकी जो है पोटेंशियल बैरियर वो कितना है। तो यदि आपका पोटेंशियल बैरियर क्या है कि इस एनर्जी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इस चीज को समझना किस सेंस में कह रहा हूं मैं, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि पहली कंडीशन की बाउंसिंग वाला कंसेप्ट आपका यहां पर रोकना है अपने को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं यहां पर इन्फिनिटी की बॉल ले लूंगा कि पार्टिकल अब यहां पर कितना ही ट्रेवल करे, कितनी हाइट पे जाए, वो आप इस बाउंसिंग करके बाहर निकलेगा नहीं। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कह रहा हूं मैं कि एक इसमें क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना चलता है, और वो क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना क्या है उसको समझिएगा कि आपका ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करता है कि जब इस दीवारों से टकराएगा, पार्टिकल की एनर्जी क्या है, ई, और बैरियर की एनर्जी क्या है, वी, पोटेंशियल एनर्जी से बेला। तो ये जब पार्टिकल इस दीवारों से टकराएगा, बार बार जब टकराएगा, तो टकराने के दौरान एक लिमिट ऐसी आएगी कि ये टकरा कर उतनी एनर्जी गेन कर लेगा जितनी एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की है। तो ये क्या करता है, इस यहां से बाहर निकल जाता है, और ये बाहर निकलने का जो फिनोमेना है ये कहलाता है आपका टनलिंग इफेक्ट। क्या कहलाएगा आपका, टनलिंग। तो एक तो हो गया बाउंसिंग, दूसरा हो गया टनलिंग। ये दोनों कंडीशन को हमको रोकना है। तो क्या करते हैं कि इस कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर जो है उस पार्टिकल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगना चाहिए। क्या नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि नो, यहां पर नो फोर्स प्रेजेंट, नो फोर्स प्रेजेंट। इट मींस यहां पर जो आपका V है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी ले ली, यहां पर हमने 0। कितनी ली मैंने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, 0। 0 लेने का मंत्र हो गया कि अंदर के अंदर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो बाउंड्री पर कितनी है, इन्फिनिटी, अंदर ले ली, क्या कि केवल इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ही मूव करे, इस डिस्टेंस के अंदर ही मूवमेंट करे, इसकी लिमिट में ही मूवमेंट करे, इसको क्रॉस करके टनलिंग वाला इफेक्ट शो ना करे, ना ही बाउंसिंग वाला शो करे। ये दो कंडीशन हमने यहां पर लगाया। अब ये जो V बराबर 0 लिया, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 ली, क्यों है, किस प्रकार से, इसको समझते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं हर चीज आपको समझाते हुए चलूंगा। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि यहां पर V बराबर 0 लिया, वो क्यों लिया उसको समझिए। वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। यदि मैं बात करता हूं क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि आपका, मैंने कहा कि फोर्स क्या होना चाहिए, 0 लगना चाहिए। जब फोर्स क्या है आपका 0, तो फोर्स 0 है
तो हमने पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स में कि F बराबर क्या होता है mg। यहां पर किसी पार्टिकल का मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो आपका g क्या हो जाएगा जीरो, और g जीरो हो जाएगा तो हमने पढ़ा है v जो है पोटेंशियल वो होती है mgh, और जब g जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। ये किसकी क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू हमने डिस्कस किया। लेकिन जब मैं बात करता हूं इसी के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स का फिनोमेना के हिसाब से किस प्रकार से करेंगे उसको समझिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा कि F यहां पर कितना है जीरो, क्योंकि मैंने कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर अपन एक्सटर्नल जो फोर्स है वो तो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हम। तो F बराबर जब यहां पर जीरो है उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि dv जो होता है वो होता है आपका माइनस एफ डी एक्स। यही होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, dv बराबर माइनस एफ डी एक्स, और f कितना है आपका जीरो, तो आपका ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। dv बराबर जीरो हो गया तो v बराबर क्या हो गया कांस्टेंट, और जब v बराबर कांस्टेंट होता है तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं v बराबर जीरो। क्यों, जिस तरीके से ये मानता हूं तब क्या होता है, ये क्या करता है कि रिड्यूस्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनसाइड द बॉक्स। ये जैसे टर्म काम में ली, ये जो कंडीशन लगाई, ये क्या करता है रिड्यूस मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनसाइड द बॉक्स। मेरी बात क्या आपको यहां तक समझ में आ गई? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर क्या करता है कि पार्टिकल एक तो ट्रांसलेशन मोशन करता है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर डिलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डिलोकेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो यहां पर ट्रांसलेशन मोशन की तरह काम करेगा। और ये कहां से कहां करेगा, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में, जिसकी सेम कंडीशन में कहां अप्लाई की, मैंने एक 1D बॉक्स लिया, इसके अंदर पार्टिकल रखा, उस पार्टिकल की बाउंड्री पर यहां पर मैंने इन्फिनिटी ले ली ताकि इलेक्ट्रॉन बाउंस करके बाहर ना निकले। दूसरा, इतनी एनर्जी ना ले कि यहां पर जब ट्रांसलेशन मोशन करेगा इतनी एनर्जी ना ले कि यह टनलिंग इफेक्ट शो करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम इस प्रकार की एनर्जी लेते हैं कि अंदर का जो फोर्स है उसको हम क्या करते हैं जीरो करते हैं। फोर्स जीरो करने की कंडीशन ये हो गई। ठीक है, मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ गई? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान क्या देना है कि इस वाले बॉक्स को समझते हुए अब हम जनरेट करते हैं वेव फंक्शन किस प्रकार से जनरेट करेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन जनरेट करना है, तो आपको जो कंडीशंस मैंने बताई उस कंडीशंस को थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखते हुए हम सोल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया कि फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है उसको समझिएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, जब मैं 1D बॉक्स की बात कर रहा हूं मतलब 1 कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर लैप्लेसियन के अंदर मैं क्या लूंगा काम में, केवल आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। यही था इसका सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, यही था। मैंने कहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हम काम में लेंगे जब 1D बॉक्स के वेव फंक्शन को हम डिटरमाइन करना होगा। तो ये जैसे ही लेता हूं, यहां पर दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है? यहां पर दो कंडीशन बनेगी आपकी। पहली कंडीशन ये है कि एट आउटसाइड एंड ऑन द वॉल, यहां पर दो कंडीशन है, एट आउटसाइड एंड ऑन द वॉल। ऑन द वॉल का मतलब हो गया जो मैंने बताई थी आपकी ये वाली कंडीशन। तो यहां वॉल पे कितना है, इन्फिनिटी है, और यहां बार भी कितना है, इनफाइनाइट है, पोटेंशियल बैरियर। तो यहां पर जो आपका v इज इक्वल टू आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। और जैसे ही v इज इक्वल टू इनफाइनाइट आया तो जो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट साई इज इक्वल टू जीरो। और इसको जिस प्रकार से मैं खोलूंगा तो किस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखूंगा वो समझिएगा। जब इस फॉर्म को मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट वाली सिचुएशन में क्या हो जाता है, साई होता है वो हो जाता है आपका जीरो। यहां पर साई क्या हो जाएगा इनफाइनाइट वाली कंडीशन में जीरो। और हमको ये क्या चीज बताता है, ये बताता है हमें कि इट कंफर्म दैट पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉक्स एज वेल एज ऑन द बाउंड्री ऑफ द बॉक्स।
मतलब कि आपका जो पार्टिकल है वो आउटसाइड द बॉक्स और ऑन द बाउंड्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ओनली कहां प्रेजेंट होगा वो अब डिस्कस करते हैं। तो आउटसाइड एंड ऑन द वॉल पर हमने डिस्कस किया जब v इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। मैं बात कर रहा हूं कि इसके अंदर इनसाइड द बॉक्स, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, समझिएगा, इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स का मतलब ये हो गया कि आपका v इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया था कि अंदर की तरफ आपका पोटेंशियल वेरिएट कितना है, 0 है। ये हमने डिस्कस किया क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। यदि आपका ये v इज इक्वल टू 0 है तो इस वाली कंडीशन में समझिएगा क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहीं से अपना अब ये वेव फंक्शन जनरेट होगा कि आपका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस v की जगह क्या ले लूंगा मैं यहां पर 0 साई इज इक्वल टू 0। और इसको मैं आगे जब ओपन करता हूं तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस 2m ई एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और ध्यान देने वाली क्या चीज है, यहां पर मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूं। वो कंडीशन क्या है, इफ 2m ई इज इक्वल एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, कि इस टर्म को मैं क्या मान लेता हूं, आपका के स्क्वायर मान लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1, यदि मैं इसको के स्क्वायर मान लेता हूं तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको जब मैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे जो सॉल्यूशन मिलता है, क्या कर रहा हूं इसका मैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशिएशन करता हूं इसका मैं, तो मुझे जो रिजल्ट निकल रहा है उस रिजल्ट पे ध्यान दीजिएगा। मुझे एक फेमस इक्वेशन मिलती है सेकंड ऑर्डर की, और वो फेमस इक्वेशन क्या है, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये सबसे फेमस इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स में 1D बॉक्स के लिए। और ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशिएशन करने के बाद अपने को सॉल्यूशन मिलता है इस वाली का, जब हमने करते हैं। के मैंने बताया के स्क्वायर क्या है आपका, ये वाला 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है कि अब यदि हमको वेव फंक्शन जनरेट करना है तो उसके लिए हमको ए और बी का कांस्टेंट जो है इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको और दूसरी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम यहां पर कौन सा वाला फॉर्म काम में लेंगे, हम यहां पर लेंगे ये वाले फॉर्म काम में लेंगे 1D बॉक्स में। ये वाली कहां काम में लेंगे, ये हम लेंगे जब हम टनलिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां क्यों लेंगे, क्यों, क्योंकि टनलिंग इफेक्ट में यहां पर क्या है, आयोटा टर्म आ रही है जो कि एक इमेजिनरी टर्म है। तो वहां ये इमेजिनरी टर्म की वजह से हम इसको टनलिंग इफेक्ट में काम में लेते हैं। ए साई के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकल गया है, ये सॉल्यूशन हम अब इस क्वांटम मैकेनिक्स में, ये जो आपका पार्टिकल इन 1D बॉक्स के, इसके अंदर हम वेव फंक्शन में अब आगे काम में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपके कांस्टेंट हैं, ये क्या है, आपके कांस्टेंट हैं। और इन कांस्टेंट को के थ्रू यदि वेव फंक्शन डिटरमाइन करना है तो वेव फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। और वो बाउंड्री कंडीशन क्या है, 1 बाय 1 उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि यदि मैं इन ए और बी का यदि डिफरेंट मान लेता हूं तो डिफरेंट मुझे साई मिल जाएगा। तो अलग अलग मुझे वेव फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, केवल एक ही वेव फंक्शन चाहिए। और जब एक वेव फंक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और बाउंड्री कंडीशन किस प्रकार से अप्लाई करूंगा, 1 बाय उसको समझना। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं मैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूं नंबर 1। उस वाली में ये कहा मैंने कि आपका ये जो एक्स है, यदि मैं ये 0 लेता हूं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0, उस वाली सिचुएशन में आपका ये जो साई होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स
आपकी ये जो x बराबर 0 मतलब ये वाली, क्योंकि मैंने बताया आप 0 टू l चलता है ये, और 0 टू जब ये l चलेगा तो समझने की बात क्या है, 0 x बराबर 0 का मतलब हो गया ये वाली बाउंड्री, और इस वाली बाउंड्री का मतलब ये हो गया, मैंने कहा इन्फिनिटी बाउंड्री पर आपका कितना होगा साई 0। तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आउटसाइड द विक्स और ऑन द वॉल क्या होता है फंक्शन 0। इट मीन वहां पर पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। तो x बराबर 0 पर साई क्या हो गया 0, इसका मतलब पार्टिकल दीवारों पर नहीं पाया जाएगा। क्लियर है। तो क्या होगा, इस इक्वेशन को हम सेकंड, ये जो आपकी इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2 जो है उसके लिए फिल करते हैं, तो आपका जो निकल के आता है रिजल्ट वो क्या आएगा उसको समझना। वो हो जाता है आपका जो साई 0 है तो इसके लिए साई 0 इज इक्वल टू a साइन के एक्स का मतलब 0 प्लस b कोस 0, यही लिखेंगे हम इसके लिए। x की जगह क्या लिखा है 0 0। अब समझिएगा, जब a साइन 0 का मतलब क्या हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया, b कोस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1, कोस थीटा का मतलब हो गया 1। तो यहां पर समझ में आ गया कि b बराबर क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है। कैसे आ रहा है समझना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि a साइन 0 प्लस b कोस 0 लिख देंगे, x की वैल्यू 0 लिखने के बाद साइन 0 का मान क्या होता है 0, ये हो गया प्लस ये हो गया 0 प्लस b कोस 0 का मान क्या हो गया, कोस 0 का मान 1, तो b इंटू 1, तो b बचेगा और b बराबर क्या निकल के आ गया मेरे पास यहाँ पर 0। क्या निकल के आ गया b बराबर 0, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। b बराबर वैल्यू क्या निकल के आ गई 0। अब ये जो b का मान है ये इक्वेशन 2 में रखने पर, इस b का मान यदि इक्वेशन में 2 में रखता हूं तो समझिएगा क्या होगा। जैसे ही मैं b का मान इक्वेशन 2 में रखा तो आपका जो फंक्शन निकल के आएगा साई, वो निकल के आता है a साइन के एक्स, a साइन के एक्स, जिसको इक्वेशन नंबर 4 कहा मैंने। और समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, क्योंकि b की वैल्यू क्या रख दी मैंने यहाँ पर 0, तो आपका जो a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स था उसमें b की वैल्यू क्या रखी 0, तो वो पूरी टर्म क्या हो गई 0, तो क्या बचा a साइन के एक्स। ये जो आपका रिजल्ट निकल गया ये वो सभी बॉक्स है जिनके लिए बाउंड्री क्या होगी x बराबर 0। जब आपकी बाउंड्री x बराबर 0 होती है, x बाउंड्री, तब आपका जो वेव फंक्शन आता है वो वेव फंक्शन क्या आता है, साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स। ये आपको पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद निकल के आए। दूसरी सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगा रहा हूं मैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन जब लगाई मैंने, और वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि x बराबर आपका लिया मैंने l, x बराबर क्या लिया l, मतलब आपका ये जो बॉक्स था, ये आपका जो बॉक्स है इसमें l बराबर x बराबर क्या लिया l, उस वाली कंडीशन पर क्या है आपका x बराबर l, मतलब ये भी सेकंड बाउंड्री कंडीशन है जिस पर साई क्या होगा आपका 0 होगा। तो समझिए यहां पर साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। जैसे ही यहां पर साई इज इक्वल टू 0 हुआ, ध्यान से समझिएगा, साई इज इक्वल टू 0 हुआ तो हम कहेंगे जो आपका इक्वेशन है सेकंड की 0 इज इक्वल टू a साइन के l, l मतलब x की जगह l ले लिया, और आपको पता है ये इक्वेशन 4 में रखी है मैंने वैल्यू, समझ में आ रही है बात। जैसे ही मैंने ये लिखा क्या निकल के आ गया a साइन के l लिख के आ गया। अब दूसरी चीज समझना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर इनका क्या वैल्यू लू कि रिजल्टेंट 0 आए। a की वैल्यू तो 0 ले सकता, क्योंकि a क्या है आपका एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कभी भी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन वैल्यू में किस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपन एक्सपेक्टेशन वो निकालते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मान तो आपका 0 हो नहीं सकता, तो a बराबर 0 तो लेंगे नहीं। इट मीन्स आपका ये जो साइन के l है इसका मान ही क्या होगा आपका यहाँ पर 0 होगा। और साइन के l का मान 0 को मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, तो इट इज ओनली पॉसिबिलिटी 1, ओनली यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी वो है, वो ये कहता है कि के एल इज इक्वल टू ले लू मैं एन पाई, के एल इज इक्वल टू क्या लू यहाँ पर मैं एन पाई। एन पाई का मतलब ये हो गया कि यहां पर मैं ले सकता हूं कि साइन के एल इज इक्वल टू साइन एन पाई, क्या ये मैं ले सकता हूं, क्योंकि एन पाई का मतलब यहां हो गया, एन आपका किसको इंडिकेट करेगा यहाँ पर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्लियर है यहाँ पर। तो साइन के एल इज इक्वल टू क्या ले सकता हूं साइन एन पाई। अब समझिएगा सेकंड थिंग, क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं ये कहूं आपको कि मान लीजिए आपका ये जो हुआ, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा, और मैं आगे थोड़ा सा मूव करता हूं कि के एल इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका एन पाई, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन पाई बाई एल,
और के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी, कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर 5। और आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, जो मैंने लिखा था कि इस टर्म को मैं के स्क्वायर के इक्वल लूंगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आपकी 5, और इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन 1 को मैं इक्वल करता हूं, क्योंकि यहां पर भी के स्क्वायर है, वहां भी के स्क्वायर था, तो हो जाएगा आपका 2me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ध्यान समझ गया, यहां से ई फाइंड आउट करूंगा मैं, और ई निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, यहां से एच कट स्क्वायर ऊपर 2m क्या आ जाएगा नीचे, तो आपका आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। यहाँ पर मैं एच कट को यदि एच अपॉन 2 पाई की फॉर्मेट में लेता हूं तो जो रिजल्ट निकल के आता होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। और ये इक्वेशन आपकी क्या होती है, एनर्जी की इक्वेशन होती है आपकी, क्योंकि ये एनर्जी आपकी कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है 1D बॉक्स में जब टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी 1D बॉक्स के लिए कितनी है, 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी, इसकी टोटल एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी कहलाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ये तो आपकी आ गई एनर्जी, जो इक्वेशन 6 कहलाएगी आपकी। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात आपको, यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है। ध्यान क्या देना है यहाँ पर, वो चीज समझिए। ध्यान क्या देना है वो चीज समझिए कि आपका यहाँ पर जो एन होगा वो होगा आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, हैश टैग लगा लेना, इंपोर्टेंट है यहाँ पर, हैश टैग लगा लेना। इट मीन्स याद रहे यहाँ पर 1 2 3 है ना कि 0। मोस्टली आदत क्या रहती है 0 से स्टार्ट करने की, 0 कर देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी 0। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यहाँ पर 0 नहीं है, हमने कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी, एन बराबर 1 से स्टार्ट होता है यहाँ पर ये सिस्टम। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब जो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं के एल बराबर एन बाई एल है, यहाँ पर देखिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि आपका ये जो ए साइन के एक्स है, यहाँ पर मैं के का जो वैल्यू है क्या है आपका, के का वैल्यू यहाँ पर एन पाई बाई एल, ये जो वैल्यू निकल के है आपका, जिसको मैं कह दूं ए, ये ए, इसका वैल्यू जैसे ही मैं रखता हूं इसके अंदर, ये वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, फोर्थ इक्वेशन में, तो देखिएगा क्या निकल के आएगा रिजल्टेंट आपका, साई इज इक्वल टू ए साइन के की तरह क्या लिखा मैंने, एन पाई एक्स बाई एल। ये आपका क्या कहलाता है, साई इज एक्सपेक्टेबल वैल्यू है, ये एक साई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, बट नॉट नॉर्मलाइज, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइज कांस्टेंट का वैल्यू आपने लिखा नहीं है। जैसे यहाँ पर नॉर्मलाइज कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन निकल के आ जाएगा। किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए। तो आपका ये जो आपका निकल के आया, ये क्या कहलाएगा आपका, वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स, वेव फंक्शन ऑफ 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स। क्या मेरी चीज आपको समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया मैंने, केवल बाउंड्री कंडीशन लगाई है। क्यों, विदाउट बाउंड्री कंडीशन ए और बी क्या है, कांस्टेंट, इनका वैल्यू पता होना चाहिए, जिसके लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। उसको काम में लेते हुए मैंने ये फाइंड आउट किया है। क्या यहां तक मेरी भी आपको समझ में आ रही है? क्या यहां तक आपको मेरी चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब समझिएगा, यहां समझने वाली बात यह है कि एक नोट है, इंपोर्टेंट नोट क्या है समझिए, कि मैं आपको कहूं यदि आपका n इज इक्वल टू 0 है, यदि 1D बॉक्स के अंदर आपका n इज इक्वल टू 0 लूं तो वो आपका अलाउड है या नहीं है, क्योंकि मैंने यहां पर स्टार्ट किससे किया है, 1 2 3 से। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं n इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कहा ना नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 लेता हूं तो आप फंक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए। फंक्शन में n की जगह क्या लूंगा, 0, और n की जगह 0 लेने पर साइन 0, और साइन 0 का मान 0, पूरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 0। और जब फंक्शन ही 0 हो गया तो फिर कई चीज की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर अपन, किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, बात मेरी समझ में आ रही है कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि यहाँ पर साई जो है वो क्या हो जाता है आपका 0, और सब साई 0 हो गया, फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई पार्टिकल की। यहाँ पर साई प्रेजेंट ही नहीं है तो हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं फिर? क्लियर है यहाँ तक बात? तो यहाँ पर जो आपका स्टार्ट होगा 1 2 3 से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हैश लगाया, हैशटैग लगाया। इसका मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोचने की बात है क्यों लगाया है, ऐसा ही होता है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है?
अब समझिएगा, अब ये जो आपका वेव फंक्शन निकल के आया, ये जो आपका एक्सपेक्टेशन वेव फंक्शन है, इस एक्सपेक्टेबल जो वेव फंक्शन है, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मान निकालना है। और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का जो मान निकालना है, जिसको मैंने यहां पर कहा ए, ये ए जो होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, जब मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा था किस प्रकार से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के यूज से, कि उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं इनफाइनाइट साई स्क्वायर डी टो से, और निकालते हैं 1 के इक्वल करके हम निकालते हैं। यदि नहीं आता है 1 तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू आई उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके रूट लगा देते हैं। उसी के मान से हमको, जब मैं वहां पे डिस्कस कर रहा था, तो 1D बॉक्स के लिए जो मान निकल के आया था वो आया था आपका √2/L। क्या निकल के आया था, √2/L। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए। तो आपका जो वेव फंक्शन बनेगा 1D बॉक्स के लिए, जो वेव फंक्शन निकलेगा वो हो जाएगा √2/L sin nπx/L। ये आपका क्या कहलाता है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन कहलाता है। साई n = √2/L sin nπx/L, ये आपका कहलाएगा। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट समझिएगा, जब मैंने आपकी बाउंड्री कंडीशंस की बात करी, तो उस बाउंड्री कंडीशन में एक थोड़ी सी चीजें हैं। वो ये है कि मैंने आपको एक बाउंड्री 0 ली, दूसरी L ली, क्योंकि बाउंड्रियां कौन कौन सी ली मैंने आपको यहाँ पर, मैंने आपके सामने जो बाउंड्रियां ली थी वो बाउंड्री थी आपकी कि एक बाउंड्री इस प्रकार से थी, 0 से L के बीच में स्टार्ट हो रही थी। मान लीजिए कि आपकी बाउंड्री मिल जाए आपको इस प्रकार से, -L से +L। किस प्रकार की बाउंड्री है, -L से +L, या बाउंड्री आपकी हो सकती है इस प्रकार से हो, -L/2 से +L/2। तब आपका वेव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि इस वाली सिचुएशन में फिर जो बाउंड्री कंडीशन होगी, x बराबर जहां 0 ले रहे थे वहां पर x बराबर क्या लेना पड़ेगा, -L -L/2। तो वहां पर जो पूरा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगा। तो उसको याद किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको ट्रिकली समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा क्या कहने जा रहा हूं। फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको समझना। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, दो भागों में बांटी इस वाले कंसेप्ट को, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस वाले कंसेप्ट को, और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कहते हैं कि यदि आपका n बराबर क्या है, E1, और दूसरा है n बराबर क्या है आपका ओड। जब आपका n बराबर E1 है और आपका साई का जो ये जो है फंक्शन, ये कितना है, -L से -L2 +L, और जब -L2 +L वाली कंडीशन लगाई तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L। क्या हो जाएगी, 2L। तो यहां पर 2L हो गया, n बराबर E1 है। तो मैंने क्या कहा था आपको, जब n बराबर E1 होगा तब आपका ये जो फंक्शन निकल के आएगा साई का, वो क्या निकल के आएगा उसको समझिएगा। वो हो जाएगा आपका साई = √1/L sin nπx/L। क्या हो जाएगा, √1/L sin nπx/L। यहां पर ये हो जाएगा आपका 2L। समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कहने जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए समझा रहा हूं। ओड की बात करूंगा तो आपका यहां पर साइन निकलेगा √1/L sin nπx/2L। कि एक्चुअली चीज समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो आपका L की वैल्यू आप यहां पर x जो L की वैल्यू 1 ले रहे थे, वहां पर वो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। और 2L लिखेंगे तो यहां पर 2/L था। समझ में आ रही मेरी बात, 2 to 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। किस प्रकार से लेंगे समझिए, आपका जो मैन निकल के आएगा मैं उसको समझा रहा हूं, और वो क्या है उसको समझना आप। वो ये कहता है, अब यहां पर जो ट्रिक निकलेगी उसको समझना। ट्रिक ये कहती है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि यार इवन में अपने को साइन लेना है, या यहां पर सॉरी यहां पर आपका क्या है, कोस है। यहां पर आपका क्या है, कोश। ध्यान समझिए, यहां पर क्या है आपका टर्म, यहां पर कोश। अब देखिए साई बराबर √1/L कोश nπx/2L, √1/L sin nπx/2L। अब समझिए, E1 है तो साइन है, ओड है तो कोश है, कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं। ट्रिक ये है कि यहां पर तो आप लिख लीजिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ना बोल के इसको बोलेंगे हम एनवायरमेंटल साइंस।
क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल का मतलब ई का मतलब हो गया E1, और साइंस का हो गया एस का मतलब हो गया साइन। समझ में आ रही मेरी बात। यहां पर हम E1 वाले में बोलेंगे हम एनवायरमेंटल साइंस, और जो ओड वाला है यहां पर हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओ का मतलब हो गया ओड, और केमिस्ट्री का मतलब हो गया कोश। ये टर्म यहां पर हम बेसिकली ये क्या आपने ट्रिक निकाली है, फंक्शंस की पहचान करनी है तो हमको पता लगाना पड़ेगा। इवन है तो साइन वाली टर्म काम में लेंगे, साइन वाला फंक्शन काम में लेंगे, ओड है तो कोस वाला फंक्शन काम में लेंगे। कैसे लेंगे ये आपको समझ में आ गई। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंट का मतलब ई फॉर इवन, साइंस मतलब एस फॉर साइन, साइन। क्लियर है यहाँ पर। सेम वही चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक जो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब यही चीज मैं बोलूं कि आपका जो फंक्शन है, ये जो आपकी लिमिट है ये कितनी है, -L/2 टू +L/2। इट मीन यहां पर L क्या हो गया आपका, L हो गया आपका, x बराबर क्या हो गया, L हो गया आपका। बेसिकली यहां पर L क्या हो गया, x हो गया। जो आपकी नॉर्मल कंडीशन थी यहां वाली वही अप्लाई हो जाएगी। लेकिन आपका ये जो बाउंड्री है वो क्या है आपकी, जीरो नहीं है। एक बाउंड्री आपकी जीरो है तो आपका वेव फंक्शन एक आएगा। लेकिन यदि आपकी बाउंड्री दोनों, यदि दोनों में से एक भी बाउंड्री आपकी जीरो नहीं है, उस वाली सिचुएशन में आपके दो वेव फंक्शन निकल के आते हैं। दिमाग में रखना, इस थोड़े से कंसेप्ट को दिमाग में रखना। यदि आपकी दोनों में से एक भी बाउंड्री जीरो है तो आपका वेव फंक्शन एक निकल के आता है। लेकिन यदि आपका 1D बॉक्स के अंदर दोनों बाउंड्री जीरो नहीं है, उस वाली सिचुएशन में दो फंक्शन निकल के आते हैं, एक इवन एक ओड। इवन का कंसेप्ट एनवायरमेंटल साइंस से, ओड का कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वाइंड अप करेंगे हम। किस प्रकार से ट्रिक निकाली ये समझ में आ गई। तो इसके लिए जो फंक्शन लिखने में आएगा वो फंक्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा साई इज इक्वल टू √2/L साइन n πx/L, ठीक है। और ये हो जाएगा साई बराबर √2/L कोश n πx/L। कोश क्यों, क्योंकि ओड है तो ओड का कोश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकल के आ जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस से साइंस इवन के लिए निकल के आ जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कब कौन सा वहां पर अपने को फेव फंक्शन काम में लेना है ये अपने को ट्रिकली समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरी बात। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक आपको मेरी बात क्लियर होगी। अब समझिएगा, एक शब्द आता है जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या टर्म आता है? एक जीरो पॉइंट एनर्जी। और जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है उसको समझिएगा। जीरो पॉइंट एनर्जी, और जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब ये हो गया आपका कि भैया जहां पर आपका ग्राउंड स्टेट की बात होगी, और 1D बॉक्स के लिए ग्राउंड स्टेट में n बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उसके लिए आपकी जो एनर्जी होगी E1 वो हो जाएगी आपकी n² का मान 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो h²/8ml²। और ये जो वैल्यू है ये आपकी कहलाती है जीरो पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इन 1D बॉक्स, या मैं कहूं जीरो पॉइंट एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी 1D बॉक्स के अंदर, h²/2ml²। ये चीज समझ में आ गई मेरी आपको, ये चीज आपको मेरी समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है आपका ट्रांजिशन एनर्जी। क्या होती है? ट्रांजिशन एनर्जी। समझिएगा पॉइंट, कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी का मतलब हो गया कि आपका ये एक आपका एनर्जी लेवल है E1, ये एक एनर्जी लेवल है E2, ठीक है। E1 और E2 आपका ये जो मूवमेंट कर रहा है ये N1, ये आपका N2। तो यहां से ये यहां तक जाएगा, इसके लिए आएगा डेल E। ये आपका कहलाता है ट्रांजिशन एनर्जी, दो एनर्जी लेवल के बीच का गैप। तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा इसका, वो रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये होता है डेल E, जिसको ऊपर ट्रांजिशन एनर्जी कर रहा है, ये हो जाएगा E2 - E1। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर h²/8ml² माइनस N1² h²/8ml²। h²/8ml² कॉमन है दोनों में, तो N2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर एक साथ ले लेंगे और h²/8ml² ले लेंगे। ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। आपका यदि पार्टिकल ट्रांसमिट करता है किसी भी एनी लेवल से,
किसी भी लेवल से किसी भी लेवल में यदि ट्रांसफर करेगा तो हम उसका लेवल पता लगा सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो ट्रांजिशन एनर्जी किस प्रकार से निकालेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको मेरी बात कंप्लीट समझ में आ गई होगी। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करता हूं। उसके लिए मैं आपको एक प्लॉट ड्रॉ करता हूं। समझिएगा प्लॉट क्या है। वो प्लॉट ड्रॉ करते हैं, उसी के बेसिस पे हम आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस को बनाएंगे। आपका ये एक ध्यान से समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए x बराबर ये 0 से l लेंथ का कोई बॉक्स है, और इस बॉक्स में जब मैं बात करता हूं n इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए आपका हो जाएगा ये लेवल। जब मैं बात करूंगा n इज इक्वल टू 2, तो आपका लेवल हो जाएगा ये, और n इज इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा लेवल ये। क्लियर है यहां पर मेरी बात? अब समझिए, जब मैं n बराबर 1 कर रहा हूं तो उसके लिए एनर्जी भी आएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? h स्क्वायर अपॉन 8ml²। मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा? psi1 हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा √2/l साइन। जब 0 वाली बाउंड्री तो a क्या आएगा? साइन वाला फंक्शन, और n की जगह 1 आ जाएगा तो πx/l। n2 की बात करूंगा तो एनर्जी आ जाएगी किसके फॉर्मेट में आ जाएगी? E2। n का स्क्वायर मतलब 4h² अपॉन 8ml², और फंक्शन क्या आ जाएगा? psi2 इज इक्वल टू √2/l साइन 2πx/l। क्लियर है? सेम यही चीज 3 के लिए आ जाएगी। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां पर मेरा जो पॉइंट है वो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आगे रीजनिंग बनाएंगे बहुत अच्छी वाली यहां से, और रीजनिंग क्या बनेगी उनको समझिएगा। समझने वाली बात यह है कि आपका ये जो यहां पर चीज है ग्राउंड स्टेट में, सबसे पहला पॉइंट ये आपका नोड। क्या बात कर रहा हूं मैं? नोड। और नोड क्या होती है उसको समझना, कि आपके अंदर बात करूंगा नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। और नोड निकालने का फॉर्मूला होगा यहां पर नोड इज इक्वल टू n-1। n-1 होगा। और नोड क्या होती है वो समझिएगा। नोड होती है कि बाउंड्री जो आपकी है, बिटवीन द बाउंड्री, वह पोजीशन जहां पर साई क्या हो जाए आपका? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? साई 0 हो जाता है। तो समझिए n, जब मैं n बराबर 1 की बात कर रहा हूं तो नोड कितनी हो जाएगी? n-1, n1-1 बराबर 0। तो ग्राउंड स्टेट जो है आपका, यहां पर आपकी नोड क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पर जो फंक्शन आएगा वो आएगा आपका इस प्रकार से, जिसके अंदर 0 नोड प्रेजेंट होगी। यदि मैं बात करता हूं n बराबर 2 के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बात करता हूं, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बराबर n बराबर 2, n बराबर 2 में नोड कितनी होगी? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। यहां पर एक नोड प्रेजेंट होगी, एक नोड होगी आपकी सेंटर में। तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा यहां पर समझिएगा। इस प्रकार से आपका फंक्शन बनेगा। यदि मैं बात करता हूं n बराबर 3, n बराबर 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में नोड कितनी बनेगी? 3 - 1 मतलब 2 नोड प्रेजेंट होगी। कितनी नोड प्रेजेंट होगी? 2 नोड प्रेजेंट होगी। और 2 नोड किस प्रकार से आएगी उसको समझिएगा। इस प्रकार से आपकी कितनी नोड प्रेजेंट होगी? यहाँ पर 2 नोड प्रेजेंट होगी। ऐसे में फोर्थ की बात करूंगा तो उसमें 3 नोड बन जाएगी, फिफ्थ की बात करूंगा 4 नोड बन जाएगी। नोड अपने को बनाना आना चाहिए। यहां से मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, उसको समझिएगा। उस चीज को समझिएगा, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज, नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-1। नोड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? n-1। जब ये कब लगेगा? जब आपका जो सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? n बराबर 1 से। यदि आपका सिस्टम n बराबर 0 से स्टार्ट होगा, जब मैं एसएसओ की बात करूंगा, तब आपका नोड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल n। जो आपका n होगा, जो स्टेट होगी, वही इतनी ही आपकी क्या होगी? नोड प्रेजेंट होगी। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये तो बात होगी नोड कि भाई नोड कहां होगी। सेकंड आता है पोजीशन ऑफ नोड, कि किसी स्टेट में जो आपकी नोड होगी वो कितनी होगी ये तो पता लग गया, लेकिन कहां होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, इसमें ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सेकंड पॉइंट है आपका, उसको समझिए। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा आपका पोजीशन ऑफ नोड। पोजीशन ऑफ नोड, और पोजीशन ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला है आपका कि L/n 2L/n
3l/n, ये इस प्रकार से चलता रहेगा। और किस प्रकार से निकाला ये आप समझिएगा। इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम में थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ग्राउंड स्टेट में आपकी क्या है, यहाँ पर नोड है ही नहीं। देखिए n बराबर 2 के लिए नोड आ रही है यहाँ पर, और ये वाली पोजीशन कहाँ है, ये कंप्लीट l है, उसका ये हाफ है, तो हाफ का मतलब हो गया l/2 पर आ रही है नोड। यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये कंप्लीट ये पूरा l का है, ये नोड आ रहा है आपका l/3, 2l/3। इसी प्रकार से आ रहा है आपका नोड l/3, 2l/3। इसका मतलब नोड कहाँ आ रही है आपकी, देखो जब n बराबर 2 है तो l/2, n बराबर 3 है तो पहली नोड l/3। ऐसे ही मैं 4 का बनाऊंगा तो l/4 पे आएगी पहली नोड। फिर समझ में आ रही है मेरी बात। फिर 2l/3, फिर अब यहां पर जैसे 4 है तो 4 के लिए क्या निकल के आएगी, l/4, 2l/4, 3l/4, 3 होगी। तो फिफ्थ की बात करूंगा तो l/5, 2l/5, 3l/5, 4l/5। किस प्रकार से निकलेगी समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है आपका, l/n। ये जो n होगा वो आपका नीचे आ जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा ना पोजीशन ऑफ नोड का। तो मैंने क्या लिखा, l/n ही तो लिखा है मैंने, और कंटिन्यूस आपने जितनी नोड होगी उस पर चलता रहेगा। पोजीशन ऑफ नोड का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या होगा, पोजीशन ऑफ नोड का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको क्या होगा। अब नेक्स्ट आपको पॉइंट बात करनी है, वो है जो आपकी लेंथ है बॉक्स की, उसको इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ की बात टर्म को, जो सिंपल लेंथ है एल, उसको वेव लेंथ की टर्म में किस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं, उसका कोरिलेशन को बारे में डिस्कस करते हैं। और वो जो लेंथ का फॉर्मूला आएगा वो आपका निकल के आता है, उस लेंथ के फॉर्मूले को हम कहते हैं L = n λ/2। इसको कहते हैं L बराबर n λ/2। किस प्रकार से कहते हैं समझिएगा। एक कंप्लीट लेमड़ा बनने के लिए आपको पता है कि इस प्रकार से इंटीग्रल का होना जरूरी है। ये आपका पूरा क्या कहलाता है, एल, ये आपका कहलाएगा पूरा एक लेमड़ा, क्या कहलाता है, लेमड़ा। और यहां तक क्या कहलाएगा आपका हाफ लेमड़ा कहलाता है। इस वाले ग्राफ में देखिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, ये एक कितना है, हाफ इंटीग्रल है, एक ही रोटेशन है। इस प्रकार से ये यहां से घूम के यहां होता तो कंप्लीट एल हो जाता है। तो यहां पर ये कितना आ रहा है, l/2। तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा आपका l/2 हो जाएगा। जब मैं यहां पर बात करता हूं सेकंड वाले के लिए, देखिए पूरा का पूरा एक रोटेशन हो रहा है, पूरा का पूरा रोटेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा लैम्बडा आ रहा है एक, तो यहाँ पर l बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा हो जाएगा। जब मैं इस 3 की बात करता हूं तो एक लैम्बडा पूरा, उसके बाद में आधा, तो कितना हो गया 3 λ/, क्या आतना आ रहा है यहाँ पर 3 λ/2। समझ में आ रही मेरी बात। फोर्थ की बात करूंगा तो 3 नोड आएगी, तो 1, 2 और 3, यहाँ पर पूरा टोटल क्या आ जाएगा, 2 लैम्बडा आ जाएगा। तो λ/2 आ रहा है यहाँ पर, और जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके हिसाब से n बढ़ रहा है यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, लैम्बडा जो है वेवलेंथ का, सिंपल लेंथ 1D बॉक्स के लिए क्या निकल के आता है, L = n λ/2। इसको मैं कह सकता हूं कि आपका ये जो लेंथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ लैम्बडा मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ का मल्टीपल होगा। ये क्लियर है यहाँ तक मेरी बात, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरी, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक 3 चीज समझिए अपने, नंबर ऑफ नोड, पोजीशन ऑफ नोड और लेंथ का वेव लेंथ की टर्म में किस प्रकार से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर का पॉइंट है, रीजनिंग बना रहा हूं मैं आपको, रीजनिंग किस प्रकार से पूछेगा वो समझिए। नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपका कि आपका पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा इंपोर्टेंट। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका L/2n। क्या होगा, L/2n। क्यों होगा समझिएगा। यहां देखिए आप, यहां देखिए आप, यहां पर इस वाले फॉर्म, यहां पर इस डायग्राम में देखिए, पहला मैक्सिमा कहां है आपका, यहां पर। यहां पर पहला मैक्सिमा कहां है, यहां पर। यहां पर पहला मैक्सिमा कहां है, यहां पर। यही है आपका पहला मैक्सिमा। इस पहला मैक्सिमा के लिए यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कितने पे आ रहा है ये पूरा वैल्यू, L/2 पर आ रहा है। यहां पर कितने पर आ रहा है, L/4 पर आ रहा है। यहां पर इतने पर आ रहा है, L/6 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, L/2 का मतलब हो गया, n का वैल्यू यहां पर 1 है, तो L/2n। फॉर्मूला क्या बनाया था, L/2n। L/4 का मतलब क्या हो गया, L/2 × 2, तो L/2n लग रहा है यहाँ पर भी, यहाँ भी L/2n, n कितना है 3, तो L/6 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात।
यहाँ पर देखिए L/2 4 है, तो क्या लगाया फॉर्मूला L/2n, जो मैंने लिखा है मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी है फर्स्ट मैक्सिमा की, तो L/2n लगाया हमने। L/2n का मतलब हो गया L डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन, एन कितना है यहाँ पर 2, तो L/4। तो फर्स्ट मैक्सिमा कितने पे आएगा L/2n पर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरी। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा हो गया। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इसका क्या फॉर्मूला आएगा 3L/2n। 3L/2n क्या फॉर्मूला होगा 3L/2n। किसी भी स्टेट में अपने को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 3L/2n मिनिमा का और L/2n किसका मैक्सिमा का। किस प्रकार से होगा उसको समझिए। आप इसको कंप्लीट, आपको जब भी ये इस प्रकार की रीजनिंग या न्यूमेरिकल पूछेगा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक डायग्राम जो मैंने आपको बताया डायग्राम बनाना है और आपको सोल्व करना है। देख लो अब इसको मैं कंप्लीट एक सिंपल एक ही फॉर्मूले में कंप्लीट कंसाइज करता हूं। किस प्रकार से मैंने लिखा आपका एक्चुअल में आपका मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनेंगे ध्यान देना। सबसे पहले बनता है मैक्सिमा, मैक्सिमा बनेगा, फिर आएगी आपकी नोड, फिर आएगा आपका मिनिमा, फिर आएगा आपका नोड, फिर आएगा आपका मैक्सिमा और फिर आएगा आपका नोड। यही चलता है इसमें। देखिए आप पहले मैक्सिमा गया, फिर नोड आई यहां पर, फिर मिनिमा आया, फिर नोड आई, फिर मैक्सिमा, फिर नोड आई। यही चलता है प्रोसेस, मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड। क्लियर है। इसको समझाने के लिए मान लो मैं आपको देता हूं एक n/5 वाला सिस्टम, n/5 वाला। n/5 का मतलब हो गया आपका कि आपके अंदर n/5 का मतलब नोड कितनी होगी n-1 = 4। 4 नोड आनी चाहिए और 4 नोड के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार से। ये आपका बन गया। यहां पर कितनी नोड आ गई 1 2 3 और 4 नोड बन गई आपकी। कितनी नोड आ गई यहां पर 4th नोड आ गई। अब समझिएगा एक ही फॉर्मूला बताता हूं, उसको याद कर लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला है L/2n 2L/2n 3L/2n 4L/2n 5L/2n 6L/2n। समझ में आ गई मेरी बात। एक ही फॉर्मूले को याद कर लो, कंप्लीट निकाल लोगे। देखो मैक्सिमा पहला कितने पे 5 वाला है, L/2n मतलब L/10, L/10 पे आएगा पहला मैक्सिमा। नोड कितने पे आएगी L/2n पे होता है, 2L/2n है तो 2L/2 5, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा L/5। और मैंने L/n ही लिखवाया था वहां पे भी, क्या लिखवाया था L/n। देखिए क्या आपका कंसेप्ट लग रहा है बिल्कुल। इसी प्रकार से मिनिमा पहला कहाँ पे आ रहा है देखिए आप 3L/2n, 3L/2n तो 3L/10 पर आपका मिनिमा आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा सेकंड मैक्सिमा L/2n 2L/2n 3L/2n। ये सब इसी फॉर्मूले से याद कर लो आप। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप सारे सवाल रीजनिंग के कर लेंगे। जितना भी सवाल मंडी बॉक्स के अंदर आपसे पूछेगा आप इजीली कर लेंगे। क्लियर है। यहां तक मेरी बात आपको, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, ठीक है यहां तक ओके। अब समझिएगा मेरी सेकंड चीज क्या कहता हूं मैं आपको, समझिएगा अब क्या चीज है उसको समझिए। अब जो मैंने आपको थ्योरी समझाई वनडी बॉक्स की, जो आपने फीचर्स समझे, जो इसके जो प्रॉपर्टीज थी उसको समझी, उसको काम में लेते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल इन वनडी बॉक्स लिमिट कितना 0 to L है। द वेव फंक्शन ऑफ द स्टेट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ psi n = √2/L sin 3πx/L। Then determine number of nodes, position of node, position of first maxima and first minima and energy of the state। ये आपको डिटरमाइन करना है। सबसे पहले आपको फंक्शन देखिए और फंक्शन को आप फंक्शन से मैच कीजिए। फंक्शन को फंक्शन से मैच करने का मतलब क्या है कि आपका फंक्शन यहां पर क्या है √2/L sin x/L। हमने क्या पढ़ा है sin n बराबर √2/L sin n πx/L, यही पढ़ा है हमने। और यहां पर ये देखिए आपका यहां पर ये जो n है यहां पर किसको इंडिकेट करा है 3 को। बाकी ऑल आर प्रॉपर्टी आर सेम, जितने भी और डाटा है एज इट इज सेम है। तो आपकी नंबर ऑफ नोड निकालना है, उसके लिए सबसे पहले अपन ने क्या निकाला n = 3।
और n इज इक्वल टू 3 का मतलब ये एक स्टेट हो गई, और स्टेट में जो नोड निकलती है, नोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नोड का फॉर्मूला होता है n-1, इट मीन्स 3-1 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी निकल के आएगी यहाँ पर 2, नंबर ऑफ नोड कितनी निकल के आएगी यहाँ पर 2। बात करता हूं मैं सेकेंड क्वेश्चन की, पोजिशन ऑफ नोड, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोजिशन ऑफ नोड, और पोजिशन ऑफ नोड का फॉर्मूला बताया था मैंने L/N, L/N की बात कर रहा हूं, L बराबर 3 है यहाँ पर, तो L बराबर आ जाएगा यहाँ पर L डिवाइडेड बाई 3, दूसरा था 2L/N, 2L मतलब 2L/3। यही कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया था। कितनी नोड आएगी, टोटल 2 नोड आएगी, क्योंकि n बराबर 3 स्टेट की बात कर रहा हूं। 2 नोड कहां पर आएगी, L/N, 2L/N, 3L/N, 4L/N, यही चलता है, मैंने आपको समझाया भी था। तो देखिए 2 नोड आएगी तो इस प्रकार से आएगी। थर्ड आपका क्वेश्चन है फर्स्ट पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मैक्सिमा का फॉर्मूला था आपका, क्या फॉर्मूला था आपका, L/2n। क्या फॉर्मूला था आपका, L/2n, तो L/2 इंटू 3 इज इक्वल टू L/6। फर्स्ट मैक्सिमम कहाँ आएगा आपका, L/6 पर। कितना इजीली हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या है, जो आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया उसको आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ नंबर पे लिखा मैंने आपका फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मूला था आपका 3L/2n, 3L/2n, और 3L/2 का मतलब हो गया 3L/2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो L/2 पर आपका क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमा आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आपका, फर्स्ट मिनिमा आएगा। अब यदि मैं आपको बात करूं कि लेंथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ये अपन डिस्कस करें, पहले आप एनर्जी निकाल लीजिए, फिर आप निकाल लीजिए एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर n² h² अपॉन 8ml²। n यहाँ पर कितना है, 3 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, n मतलब 9 h² 8ml²। ये आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पर, एनर्जी निकल के आ गई। एक मैंने कहा था कि लैम्बडा के टर्म में अपने को लेंथ को निकल रहा है, तो लेंथ क्या होती है, L बराबर क्या बताया था मैंने, n λ/2। n कितना है यहाँ पर 3, तो L बराबर आ जाएगा 3 λ/2। इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब अपन क्या करते हैं, एक ही डाटा से, मैंने कहा ना आपको, मैंने पहले ये चीज स्टेटमेंट बोला था कि वेव फंक्शन उस पार्टिकल्स की, जो कि हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उस पार्टिकल की कंप्लीट नॉलेज हमको देता है। तो एक वेव फंक्शन हमको कंप्लीट नॉलेज दे दिया कि नोड कितनी होगी, पोजीशन ऑफ नोड कहाँ होगा, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा, फर्स्ट मिनिमा कहाँ होगा, एनर्जी कहाँ होगी, लैम्बडा के टर्म में क्या होगा, ट्रांस एनर्जी क्या होगी, सब चीजों के बारे में ये अपने को बताता है यहाँ पर। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में यहां से इससे रिलेटेड कुछ अपन एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। किस फॉर्म में आपको देगा, एनर्जी की फॉर्म में देगा, तो अपन एन कैसे कैलकुलेट करेंगे कोरिलेट करते हुए, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और आगे फिर हम यहाँ पर फर्दर इसमें आगे मूव करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को लेकर 1D बॉक्स में, और साथ में 2D और 3D बॉक्स को हम यहाँ पर लेकर के नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे अपन इस आपका 1D बॉक्स वाली एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। यहां तक मेरी वीडियो समझ में आई है आपको, कंप्लीट आज का कंसेप्ट यहां पर समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कंप्लीटली समझ में मेरी बात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट अब स्टार्ट किया है अपने एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से अभी आपका एक सवाल एनी हाउ बनता ही है 4 मार्क्स के अंदर CSIR में। किस प्रकार से बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, और अब कितनी इजीली आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने कहा क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको समझना है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिमाग में फिट हो गई, आप आराम से सवाल कर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए थी। एक एग्जांपल से मैंने आपको 4-5 प्रॉपर्टी लेकर के यहाँ पर डिस्कस किया, आगे फिर मैं नए एग्जांपल्स के साथ आता हूं और आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी तरीके से स्ट्रांगनेस लाएंगे। क्लियर है यहाँ पर, ताकि फिर नेक्स्ट 2D और 3D को उसकी न्यू एक्सीडेंटल जनरेसी डिजनरेसी का कंसेप्ट लेकर के कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, जहां से भी एक सवाल का यदा कदा आपका बनता ही है, डिजनरेसी के ऊपर सवाल बनता है आजकल। क्लियर है, ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।